हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक अपना पिछले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो उसके लिए उसमें हमें समझना होगा पहले सेंट्रोइड क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने पहले डिफरेंस बताया है, सेंट्रोइड को समझाया है। पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने समझा था इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कि कब तीनों सेम एक ही पॉइंट पर होते हैं और कब इनमें डिफरेंट आता है, उसका फंडामेंटल क्या डिफरेंस है। तो जिसने वो पहले वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसको हमने आई बटन में भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एक लिंक आ जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको बेटर समझ आएगा यहाँ से ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे से। तो सबसे पहले अपन ने समझ लिया तो वहां पे कि अपन वो चीज होती क्या है, तीनों में डिफरेंस समझ लिया तो होता क्या है वो समझ लिया। अब उसको निकालते कैसे हैं वो चीज अपन समझते हैं। तो पहले अपन निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको अपन कई बार सीजी से भी डोनेट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सीजी वो अपन कैसे निकालते हैं किसी बॉडी का। मान लो कोई बॉडी दी हुई है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन निकालते हैं बेस्ड ऑन वेरिंगम थ्योरम। वेरिंगम थ्योरम क्या होती है? जो वेरिंगम थ्योरम है वो कहती है कि जैसे कि एक बॉडी है, मान लो कोई भी, इस पर डिफरेंट फोर्स लगे हुए हैं, है ना, और मेरे को मूवमेंट निकालना है इस पॉइंट क्या हुआ। ये पॉइंट है मान लो ए, ये फोर्स है F1, F2, F3, F4। तो जब मैं मूवमेंट लूंगा इन फोर्स का, अलग अलग फोर्स का, जैसे F1 का मूवमेंट क्या होगा, F1 इंटू ये डिस्टेंस, F2 का F2 इंटू ये वाली डिस्टेंस, F3 का होगा F3 ये इंटू ये डिस्टेंस, F4 होगा ये इंटू ये वाली डिस्टेंस। तो इसका इंडिविजुअली जो पर्टिकुलर फोर्स होता है उन सबका मूवमेंट अबाउट ए, जैसे कि F1 इंटू में डिस्टेंस मान लो A1 है, प्लस F2 इंटू में डिस्टेंस मान लो A2 है ये वाली, प्लस F3 इंटू में डिस्टेंस A3 ये वाली, और F4 इंटू में डिस्टेंस A4 है। तो इनका इंडिविजुअली जो मूवमेंट लेते हैं वो इक्वल होता है किसके, जो अपन F1, F2 और F3, F4 का जो कोई रिजल्टेंट निकालेंगे। मान लो कोई एक रिजल्टेंट है R, वो लग रहा है यहाँ पे, है ना, तो इनका रिजल्टेंट होगा इन फोर्स का, वो जो मूवमेंट लेगा इसी पॉइंट के अबाउट, मतलब आर का ए के पॉइंट, सेम पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल रहा है, तो इक्वल होगा इनके इंडिविजुअली मूवमेंट के बराबर, जो आर इंटू ए, ये वाला डिस्टेंस ए है। तो मतलब समझ आया वेरिंगम थ्योरम क्या है। जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहे हैं उनको किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, वो इक्वल क्या होगा, उन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो उसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट। सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे अपन। इस कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी में अपने डिवाइड कर दिया, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका बॉडी का वेट कितना है, W है। तो ये तो गया इसका रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो गया। रिजल्टेंट फोर्स नहीं, मैं इसके बराबर इक्वल मान रहा हूँ, ये इसका इक्वल है, ये मतलब रिजल्टेंट नहीं है, इसका वेट है। फिर मतलब ये अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं ना इन दोनों को, वेरिंगम थ्योरम और इसको। तो ये अपन मान रहे हैं R के बराबर, जो अपना R वहां पे आया था वो W है इस टाइम, जो इसका वेट है। अब हमने इस बॉडी को डिवाइड कर दिया वो छोटे छोटे पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में। ऐसे हमने वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया उस बॉडी को, ऐसे करके पूरी बॉडी को कुछ छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। और अब एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, मतलब मान लो इस पार्ट की बात करें, तो उसका वेट कितना है, DW है। क्लियर? इस पर्टिकुलर पार्ट, और हर पार्ट का वेट भी DW है, मतलब हर पार्ट को ऐसे तोड़ा है कि हर पार्ट का वेट DW पार्ट में तोड़ दिया। तो ये DW क्या ओवर किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, अगर इस टर्म में बात करें वेरिंगम थ्योरम में, जो इंडिविजुअल फोर्स थी F1, F2 जो थी फोर्स थी उसकी तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे W जो टोटल वेट है वो रिजल्टेंट फोर्स की तरह काम कर रहा है ना।
तो यहाँ पे आप बेरिंगन थ्योरम लगाएंगे। तो इंडिविजुअल टोटल फोर्स रिजल्टेंट का मूवमेंट क्या होगा, रिजल्ट मान लो कि जो कोऑर्डिनेट्स है, जो अपनी बॉडी है, ये अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये बॉडी अपनी यहाँ पड़ी हुई है। तो इसका जो वेट है डब्ल्यू है, और अपने छोटे छोटे पार्ट्स किए थे, इस इंडिविजुअल का वेट कितना था, टी डब्ल्यू, है ना। जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो, उसका जो मूवमेंट का मतलब क्या हो, यहाँ पे आप किस पॉइंट की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो मान लो वो एक्स ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया, तो इससे डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स बार। इससे डिस्टेंस कितनी हुई, वाई। और ऐसे जेड है, मान लो ये कोई किसी 3D में है, तो 3D में कोई डिस्टेंस आ जाएगी जेड बार। तो जो रिजल्टेंट को यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू इंटू में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स बार उस पॉइंट, इक्वल टू, अब बाकी फोर्स क्या है, इंडिविजुअल फोर्स तो यहाँ पे बहुत सारी है, डी डब्ल्यू तो बहुत सारी इन्फिनिटी हो गई। तो अपन क्या हुआ, समीशन की जगह अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में डी डब्ल्यू, क्लियर। इसका मतलब एक्स बार क्या हुआ, एक्स डी डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू। सिमिलरली वाई में भी यही केस होगा, डब्ल्यू इंटू में वाई बार, जो वाई बार जो इसका ये डिस्टेंस था ग्रेविटी से, इक्वल टू वाई इंटू में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जाए तो डी डब्ल्यू, और वाई बार कितना, वैल्यू कितनी होगी, वाई डी डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। एक ऐसे जेड आ जाएगा, जेड भी सिमिलर हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू जेड डी डब्ल्यू कैपिटल। ये तीन इक्वेशन आ गई। ये तीन इक्वेशन क्या बता रही है, तीन कोऑर्डिनेट्स बता रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, है ना। ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे सेंटर ऑफ मास में जाएं, अगर मान लिया अगर ये यूनिफॉर्मली, आपने पता किया था ना पहले, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे अपने पहले वीडियो में पता किया था, बताया भी था हमने कि जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, सेम मास के लिए लिख सकते हैं, एक्स इंटू डीएम अपॉन में इसका पूरा वेट कितना है, के एम। ऐसे वाई इंटू में डीएम अपॉन में एम। ऐसे जेड इंटू में डीएम अपॉन एम। ये वाली कौन सी, ये किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास, है ना। ये यहां से अपन यहां पे कब आए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म है ना, ये तो हमें पता है ना, जब यूनिफॉर्म होता है तभी अपन यहां से यहां। तो ये एक्स वाई जेड जो बार, एक्स बार वाई बार जेड बार क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं डिस्टेंस अपने इस पॉइंट से जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास था उसकी डिस्टेंस, ये एक्स ये वाई और ये जेड पर्टिकुलर डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स है ना। तो अपन तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मतलब पॉइंट मिल जाएगा अपन को कहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। अब अपन चलते हैं यही सेंटर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कर्व। अपन सेंट्रोइड में आते हैं, और सेंट्रोइड में भी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं किसकी, कर्व्स की। कर्व में क्या होगा, मान लो कोई कर्व है, उसमें एक पर्टिकुलरली जिसकी लेंथ कितनी है कर्व की, अपने लेंथ मान ली एल है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है ना। और उस कर्व का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उस कर्व का। मान लो कि कर्व है, जैसे ये कर्व है, तो इस कर्व की जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ एल
और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस अगर यहां से देखें अपन वो कितना है 3। क्लियर। और मान लो ये कर्व जो है ये वाला यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मतलब उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डेंसिटी कितनी है, रो है, रो है यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कर्व में। ऐसा नहीं कि इस एरिया में मास ज्यादा है केवल और बाकी एरिया में कम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर। जैसे कि आप एक बॉक्स में पानी भर दो तो जो पानी होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना पूरे बॉक्स में, ऐसे ही मास जो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अब अपन एक पर्टिकुलरली, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर छोटा सा एक सेक्शन लेते हैं। मान लो ये वाला सेक्शन की बात करें, इसकी लेंथ कितनी है dl है ना। अब ये अप्लाई करते हैं अपन किसमें, जो अपन ने पहले सीखा था, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो एक्स बार होता था वो क्या होता था, एक्स dm अपॉन कैपिटल है, कैपिटल में टोटल है मास, टोटल मास, और ये पर्टिकुलरली उस सेक्शन का मास। तो ये अप्लाई करते हैं अपन इसमें कर्व पे। एक्स बार तो अपन निकाल लेते हैं, एक्स अपने पर्टिकुलरली उसकी डिस्टेंस होगी, dm मास क्या हो गया यहाँ पे, इस सेक्शन का मास क्या होगा। फिर इस सेक्शन की बात करें तो dm की वैल्यू क्या होगी, रो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू में उसकी लेंथ, ये हो गया ना, रो ADL वैल्यू होगी dm की। और टोटल मास की वैल्यू क्या होगी, रो A और टोटल लेंथ। ये पुट कर दें इस इक्वेशन में, dm की वैल्यू रखी मैंने रो A dl अपॉन में रो A L, रो A बाहर आ जाएगा, x dl अपॉन में रो A L, रो A से रो A कट जाएगा, तो x बार की वैल्यू क्या आ गई, x dl अपॉन में कैपिटल। तो ये यहाँ पे सेंट्रोइड निकल रहा है अपना किसका, कर्व का। कितना होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dl अपॉन में l। क्लियर। सिमिलरली ऐसे y बार निकल जाएगा, ये सेंट्रोइड है। अब जो निकाल रहे हैं वो सेंट्रोइड है क्योंकि अपने मास और उसकी वैल्यू रख चुके हैं। और z बार कितना हो गया, सेम वही हो गया, x नहीं यहाँ पे y है, और z में क्या होगा, z dl अपॉन में कैपिटल, यहाँ पे ये y है। तो ये 3 इक्वेशन आ गई इसमें, एक, ये 2, ये 3। क्लियर। तो ये तीनों इक्वेशन इसको, ये किसको, ये वाली जो 3 जो इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट्रोइड को। ये वाले किसको कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास को, और ये वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। सेंटर ऑफ कर्व निकालना समझ गए। अब अपन इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू में और क्लियर होगा कैसे निकाला है अपन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये कह रहे हैं ड्राइव ए एक्सप्रेशन फॉर ए सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का अपन एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब सेंट्रोइड निकालना है अपन को किसका, थिन सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ मीन रेडियस। तो इसमें क्या करना है, सेमी सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट है अपना, मान लो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट बना देते हैं, थिन सेमी सर्कुलर है, ये देख लिखा हुआ है थिन। तो एक सेमी सर्कुलर अपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये थिन है तो मतलब इसका जो होगी थिकनेस होगी बहुत कम, है ना। अब इसको कोऑर्डिनेट्स दिए, मान लो अपने ये ओ कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस है y, ये एक्सिस है z, x और y पे चल रहे हैं ना, 2D में काम कर रहे हैं अपन, z में अपन को अपने 0 कर दिया। क्लियर। अब ये थिन सेमी सर्कुलर है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, इसमें रेडियस दी हुई है r, इसकी एक रेडियस पहले से अपन को पता है, वैल्यू r अपन को पता चल गया। इसका अपन को निकालना है सेंट्रोइड,
यहाँ पे ये थिन सेमी सर्कुलर बना दिया अपन ने जिसकी रेडियस r है, इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे, छोटे किसी एक छोटे पार्ट का सेक्शन लेंगे। मान लो अपन ने एक सेक्शन लिया ये वाला, ये और इसकी लेंथ है dl, ये सेक्शन है, एक एंगल बना रहा है x से, कितना एंगल बना रहा है, ये x से स्टार्ट हो रहा है जब थीटा एंगल बना रहा है, और जो इस ये कोऑर्डिनेट से टोटल इसकी लेंथ dl के लिए कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। तो जो d थीटा एंगल पे ये पूरा l dl लेंथ आ गई है ना, और स्टार्ट कब से हो रहा है, थीटा एंगल पे स्टार्ट हो रहा है, ये अपने मान लिया है ना। तो इसमें ये वाला पॉइंट है, मान लो ये क्या है, ये y है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की, x है ना, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें dl की वैल्यू क्या होगी, dl की वैल्यू ये वाली लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या होती है, अगर कोई एक पर्टिकुलर एक वो कर्व हो जो थीटा एंगल बना रहा हो, तो इस कर्व की लेंथ क्या होती है, मान लो ये लेंथ, ये डी थीटा है यहाँ पे, तो इसकी डीएल लेंथ कितनी होगी, डीएल होगी जो इसकी रेडियस है r इंटू में डी थीटा, है ना, यही होगी ना। तो यहाँ पे अपन ये वैल्यू रख देते हैं r इंटू डी थीटा, ये अपने आगे डीएल। एल की वैल्यू क्या होगी, लेंथ, एक पूरा सर्कुलर एक सर्कल है, उसका रेडियस, उसका ये क्या होता है, लेंथ क्या होगी पूरी उसकी, इसको अपन परिधि भी बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होती है 2πr। अगर अपन हाफ की बात करें, अपन क्योंकि ये हाफ सर्कुलर है तो उसकी कितनी होगी πr, ये हाफ के लिए। तो इस केस में L हाफ सर्कुलर है, तो हाफ सर्कुलर क्या क्या होगा, पाई इंटू r, है ना, L और r आ गया, dl भी आ गया, r भी आ गया। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यदि x की वैल्यू करें तो x क्या है, ये लेंथ है इस पॉइंट से इसकी x डायरेक्शन में लेंथ कितनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी मान लो टोटल ये रेडियस r है, इसको अगर देखें तो ये रेडियस यहां से इस पॉइंट तक रेडियस r है ये, और x क्या है, जैसे ये वाली रेडियस है r इस पॉइंट तक, है ना, ठीक है, इनसे कितना बन रहा था। और अपन को पूछा क्या है इसने पूछा है ये वाला, ये लेंथ कितनी होगी, तो वो क्या होगी r cos थीटा, ये थीटा है, तो ये वाली y वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। सिंपल मैथ है ये। तो अगर इसकी लेंथ r है, ये वाली लेंथ r cos थीटा, ये वाली लेंथ r sin थीटा होगी, सिंपल मैथ है, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब ये अपन रखते हैं इक्वेशन में, जो अपन को इक्वेशन क्या पता थी, y बार की, y बार क्या होता है, समीशन ऑफ y dl, समीशन या फिर इंटीग्रेशन आएगा इसके लिए। जब बहुत ज्यादा समीशन कब आता है, जो अपन गिन सके, जैसे अपन ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको अपन गिन सकते हैं ना 1 2 3 4, तो अपन डायरेक्ट समीशन करके जोड़ निकाल रहे हैं, इसका डीएम है, इसका डीएम मास है, इसका डीएम मास है, अपन जोड़ दें। और ये इनफाइनाइट है, छोटा छोटा बहुत छोटा 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 छोटा, तब उसको समीशन करनी करेंगे, तब अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। कई बार मुझे निकल गया समीशन, तो वो इंटीग्रेशन है, मतलब है ना, डी वाई डी एल अपॉन में एल, ये अपनी था, ये तो लगाया अपने, देखो ये वाला इक्वेशन लगाया, वाई डी एल अपॉन में एल, ये इक्वेशन यहाँ पे लगा दी सेंट्रोइड की। वाई की वैल्यू अपन को पता है, यहाँ से पुट कर दो r sin थीटा, dl की वैल्यू यहां से अपन पुट कर लो r d थीटा, अपन में टोटल l की वैल्यू ये है इंटीग्रेशन में, तो टोटल l वैल्यू भी अपन को पता है पाई r, तो इसको सोल्व करो चलो। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर r इंटू r स्क्वायर इंटीग्रेशन में sin थीटा d थीटा अपॉन में पाई r, एक r से एक r कट गया,
तो क्या बचा, r बाई पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ये भी अपन को बताना है ना। थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा यहां से होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है थीटा, कहां तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है ना। इंटीग्रेशन होगा ये 0 से पाई तक। क्यों किया, क्योंकि अपन ने देखो थीटा इज इक्वल टू 0 किया, ये थीटा है ना, इसको 0 किया तो अपने इस पॉइंट पे आ गया, यहीं से अपना कर्व शुरू हो रहा है और कर्व एंड का आ रहा है जब थीटा की वैल्यू पाई रख दें, मतलब इस पॉइंट पर आ जाएंगे। पाई का मतलब हो गया इस पूरे पे ये आ गया ना, पाई थीटा की पाई रख देंगे तो एंड पॉइंट आ गया, तो मतलब पूरा कर्व कवर हो गया। तो ये 0 से पाई इंटीग्रेशन कर दिया इसको। तो इंटीग्रेशन पर कैसे करना है, जो अपने छोटी सी लेंथ ली है, मतलब यहाँ पे डीएल लेंथ ली है, वो डीएल लेंथ पूरे कर्व को कवर कर दे। अब आप 0 रखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और पाई रखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस पूरे लेंथ को इसने कवर कर दिया इसके अंदर 0 से पाई में। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसलिए इसमें दो ही चीजें हैं, फॉर्मूला अपन को हमेशा ये लगाना है, वाई डीएल की वैल्यू अपन को कब देखनी है, वो देखनी है अपन को जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था ज्योमेट्रिकल वाई की वैल्यू कैसे आई, आर cos थीटा आर साइन थीटा करके ज्योमेट्रिकल देख के आपको पता चल जाएगी इनकी वैल्यू क्या है। बस आपको क्या करना है, इसमें निकालना है ये कि जो आपका इंटीग्रेशन वो कहां से कहां तक होगा। अगर ये पूरा सर्किल होता तो क्या होता, तो उस केस में क्या होता, 0 से पूरा घुमाने के लिए क्या हो गया, 2 पाई हो जाता, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होता। अभी हाफ सर्किल है, इस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई का इंटीग्रेशन, तभी 0 से पाई में कवर हो रहा है ना, पूरा हाफ में कवर हो रहा है, इसलिए अपने इंटीग्रेशन 0 से पाई किया। तो कोस पाई और कोस 0 की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, r बाई पाई, वैल्यू रख दो इसका 1 आएगा ना, एक -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2r बाई पाई। ये आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2r बाई पाई, ये आ गई अपने पास वैल्यू। अब x बार चाहो तो अब x बार ऐसे करके निकालो, पर एक चीज और देखो, जो y बार क्या था, यहाँ इस ये y से कितनी ऊपर है, ठीक है, तो ये पॉइंट अपना आया है अभी y के हिसाब से, वो पॉइंट इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, ये y पता चला अपने y डिस्टेंस, x नहीं पता चला अपने। तो ये क्या है, 2r बाई पाई है। वही केस अगर अपन बात करें x के लिए, x क्या हो गया, मतलब यहाँ इस ये लाइन किधर जाएगी, पर देखो जो y के अबाउट है ना, ये y के अबाउट, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम है, तो मतलब 0 हो जाएगा। ये कब होता है, जब ये दोनों सिमेट्रिकल हो। तो हमेशा देखना जब कोई किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर, इससे अपन ने निकाल लिया x बार और y बार। तो ऐसे ही अपन निकालते हैं कर्व के लिए सेंट्रोइड। सिंपल है, पहले अपन कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे कर्व का, मान लो जैसे अपने यहाँ पे डीएल ले लिया, फिर उस डीएल की वो अपन ज्योमेट्री से रिलेट करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे डीएल की वैल्यू r और थीटा से रिलेट की, x और y की वैल्यू r और थीटा से रिलेट की होगी, अपन y और x में आ रहा है ना वैल्यू, तो y की वैल्यू r और थीटा से रिलेट की अपने ज्योमेट्रिकली, वो वैल्यू इधर पुट करके इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है कि वो जो अपना जो कर्व लिया है अपने छोटा सा, जैसे ये वाला पार्ट लिया है, वो पार्ट पूरे एरिया को कवर कर दे। जैसे यहाँ पे इस पूरे कर्व को कवर कर दिया ना इसने 0 से पाई में, तो ऐसे अपन पूरे उसको कवर कर। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो इसी चीज को अपन एक चीज और करते हैं, यहाँ पे तो था अभी क्या था अपना, सेमी सर्कुलर था, है ना केस। सेमी सर्कुलर में क्या था, जो y एक्सिस के अबाउट दोनों सिमेट्रिकल था। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, जैसे जिस तरफ सेम है इस तरफ भी जाएंगे तो वही चीज दिखेगी, जो इस तरफ जाओगे सेम है, तो इसलिए x की वैल्यू 0 आ गई थी। अगर ये अपना पूरा सर्किल होता मान लो, तो y के अबाउट जाते अगर तो 0, मतलब y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब x के अबाउट देखो, x के अबाउट भी सिमेट्रिकल है,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब जब पूरा सर्किल हो तो उसमें क्या होगा वैल्यू, x बार भी 0, y बार भी 0, मतलब ये सेंटर आ गया, सेंटर इसका सेंट्रोइड हो। क्लियर। ऐसे ही अगर अपन अब अपन क्वार्टर एरिया में जाते हैं, मतलब इसको भी और छोटा कर दो और पार्ट में अपन ले लिया ये वाला पार्ट। अब केवल इस कर्व की बात करें तो अब इस कर्व में जो C है ना, जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड तो निकाल रहे हैं C की वैल्यू, यहाँ पे C की वैल्यू तो यही आ गई, 0 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, x की तो 0 होगी, y की वैल्यू C यहाँ पे आएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r/y 2r। ये वाला इसका सेंट्रोइड पॉइंट आ गया है ना, सेंट्रोइड निकाल रहे हैं। इसमें सेंट्रोइड 0 होगी, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे इसमें सेंट्रोइड x की तो 0 है, मतलब x पे तो कहीं जाएंगे नहीं, x y पे कहाँ जाएंगे, y पे इधर, ये सेंट्रोइड। अब इस केस में बात करें तो इस केस में क्या होगा, क्वार्टर हो गया। पर ये जो है ना क्वार्टर, इसमें x जो y एक्सिस है, मतलब y बार है, वो अभी भी सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल में जाए तो ये x की वैल्यू y का तो सेम ही रहेगा ना, वही रहेगा जो अपने पहले निकाला था। तो y की वैल्यू वही रहेगी जो पहले, x की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। वो अपन कभी और देखते हैं, ये तो अपन को समझने के लिए कि क्या चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अब 0 नहीं रह गई है, ये गलत है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। क्लियर। ऐसे तोड़ के अपन हर बार चेंज हो जाते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये सेंटर ऑफ कर्व, सेंट्रोइड कर्व का सेंट्रोइड निकालना समझ आ गया होगा। तो जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में।